एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा हमारी रोजमर्रा की सुबह की रूटीन के बारे में सोचने वाली बात है। हाँ, जो लगभग हर घर में एक जैसी ही होती है। बिल्कुल। हम में से ज्यादातर लोग जिसे हम अपनी एकदम देसी या पारंपरिक डाइट मानते हैं ना, जैसे सुबह उठते ही कड़क चाय, साथ में बिस्किट या फिर गर्मा गर्म गेहूं की रोटी और पराठे। सही कहा। तो क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये सब असल में हमारा है ही नहीं? ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि ये हमारी कोई सदियों पुरानी परंपरा नहीं है। ये बात सच में कई लोगों को हैरान कर सकती है ना? ये तो पिछले कुछ 100 सालों में हमारे ऊपर थोपी गई एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, इस डीप डाइव का मिशन इसी ऐतिहासिक सच से पर्दा उठाना है। और इसके लिए हमारे पास जो जानकारी के स्रोत हैं, वो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। बिल्कुल। हम डॉक्टर हरनीक सिंह के एक शानदार शोध, पंजाब की भूली हुई थाली, और उनकी एक बेहद विस्तृत क्लिनिकल नेचुरोपैथी बुकलेट के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक ताकतों ने हमारी पूरी फूड चेन को ही हैक कर लिया। और उससे भी अहम बात यह है कि कैसे हम अपने बॉडी क्लॉक को समझकर इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। जो लोग लगातार बिना वजह थकान महसूस करते हैं, या जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ सही खा रहे हैं फिर भी पाचन की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली है। बिल्कुल। हम अक्सर अपनी इन बीमारियों का पूरा दोष आज की लाइफस्टाइल या ऑफिस के स्ट्रेस को दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर हरनेक सिंह का ये शोध एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, एक ऐतिहासिक नजरिया। सही कहा। जब हम इन डॉक्यूमेंट्स को खंगालते हैं तो समझ आता है कि हमारी थाली में जो बदलाव आए वो कोई प्राकृतिक एवोल्यूशन नहीं था, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सुनियोजित बदलाव थे। हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि ये समझ रहे हैं कि आज हमारी सेहत की जो चाबी किसी और के हाथ में चली गई है, उसे वापस कैसे हासिल किया जाए। एकदम सही बात है। चलिए इसकी तह तक जाते हैं। इस शोध में महाराजा रणजीत सिंह के युग का, जो 1799 से लेकर 1839 तक का समय था, उसका बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जिसे पंजाब का सुनहरा दौर भी कहा जा सकता है। हाँ, अगर हम उस समय की खेती और डाइट को देखें तो खेतों में आज की तरह सिर्फ गेहूं और धान का एकाधिकार नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी थी। बहुत बड़ी वैरायटी थी। खेतों में बाजरा, ज्वार, देस मक्की, जौ, रागी जिसे मड्डल भी कहते हैं, कोदो, कंगनी और स्वांग जैसी फसलें लहलाती थीं। ये सभी मिलेट्स यानी मोटे अनाज थे, जो उस समय की रोजमर्रा की डाइट का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये सिस्टम इकोलॉजिकल रूप से बिल्कुल परफेक्ट था। परफेक्ट कैसे? देखिए, इन मिलेट्स को उगाने के लिए किसी खास तरह के केमिकल्स या बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये फसलें हमारे मौसम की मार आसानी से सह सकती थी। मतलब ये आज के हाइब्रिड बीजों की तरह नाजुक नहीं थे? बिल्कुल नहीं। और अगर हम आज की न्यूट्रिशनल साइंस के नजरिए से देखें तो हमारे पूर्वज अनजाने में ही एक सुपर फूड डाइट ले रहे थे। ये मिलेट्स फाइबर से खचाखच भरे हुए थे, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम था। यानी ये खून में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते थे। हाँ, जिससे एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती थी। और ये प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री थे, जो आंतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो फिर गेहूं और चावल का क्या रोल था उस समय? शोध बताता है कि ये कोई रोज खाने वाली चीजें नहीं थी। इन्हें तो शादियों, त्योहारों या किसी खास मेहमान के आने पर ही पकाया जाता था। एक तरह से ये उस समय के लग्जरी फूड थे। बाप रे, लग्जरी फूड! और आज हम इसे रोज सुबह शाम खा रहे हैं। यही तो कैच है। 1850 की दशक के आते आते जब अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण मजबूत करना शुरू किया तो इस पूरे आत्मनिर्भर इकोसिस्टम को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लोगों की सेहत से कोई मतलब तो था नहीं। उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे और अपनी फैक्ट्रियों से मतलब था। उन्होंने पुरानी कृषि व्यवस्था को खत्म करके कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों का पूरा एक मायाजाल बिछा दिया। इंग्लैंड की मिलों और विदेशी बाजारों की डिमांड पूरी करने के लिए गेहूं और कपास की मोनोकल्चर खेती को बढ़ावा दिया गया। और बात सिर्फ गेहूं तक नहीं रुकी ना। 1849 में पंजाब पर कब्जा करने के बाद तो एक बहुत ही खौफनाक दौर शुरू हुआ। अफीम की जबरदस्त खेती का दौर। बिल्कुल। अंग्रेज चीन के साथ ओपियम वॉर्स लड़ रहे थे और उस युद्ध को फाइनेंस करने के लिए भारतीय किसानों से जबरदस्ती अफीम उगाई गई। इसने पीढ़ियों से चले आ रहे फूड सिक्योरिटी के उस पूरे ढांचे को तोड़ दिया और किसानों को सीधा भुखमरी में धकेल दिया। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खेतों पर कब्जा नहीं किया,
उन्होंने हमारे दिमाग और हमारी जीभ के स्वाद पर भी कब्जा कर लिया। माइंड कंट्रोल एक तरह से। हाँ, इस शोध में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सच में दिमाग हिला देते हैं। जैसे 1892 में कलकत्ता में ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी की शुरुआत हुई। बम्बई और कलकत्ता में बड़ी बड़ी बेकरियां खुलने लगी। अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से अपनी पसंद की चीजों, जैसे व्हाइट ब्रेड और बिस्किट, हाँ, इन चीजों को शहरी एलीट क्लास में एक स्टेटस सिंबल बना दिया। अचानक से जो रिफाइंड गेहूं या मैदा कभी हमारी डाइट का हिस्सा ही नहीं था, वो एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न होने की निशानी बन गया। बिल्कुल। और इसी स्टेटस सिंबल वाले खेल में सबसे बड़ा मोहरा बनी चाय। चाय, ये जानना बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा शौक हो सकता है कि चाय पीना भारत की कोई पुश्तैनी परंपरा नहीं है। एकदम नहीं है। असल में अंग्रेजों ने असम और दार्जिलिंग में अपने विशाल चाय बागान लगा रखे थे और उन्हें इसके लिए एक बड़ा बाजार चाहिए था। और साथ ही उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से लंबे समय तक काम भी तो लेना था। सही कहा। ऐसे में चाय को एक स्टिमुलेंट के तौर पे प्रमोट किया गया। कैफीन मजदूरों को कुछ देर के लिए थकान भूलने में मदद करता था। धीरे धीरे मुफ्त में चाय बांटकर इस पूरे उपमहाद्वीप को इसकी लत लगा दी गई। तो आज जो घर घर में सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीने की वजह से एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग और कैफीन एडिक्शन की शिकायतें देखते हैं, वो असल में उसी 200 साल पुरानी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का साइड इफेक्ट है। ये सिर्फ एक आर्थिक कब्जा नहीं था, ये हमारी बायोलॉजिकल आज़ादी पर हमला था। एक मिनट, मतलब जिसे हम आज अपना अल्टीमेट कंफर्ट ड्रिंक मानते हैं, वो असल में ज्यादा देर तक काम करवाने के लिए डिजाइन किया गया एक टूल था। दुखद है लेकिन सच यही है। ये तो पूरी तरह से एक भ्रम टूटने जैसा है। और दुर्भाग्य से ये कहानी अंग्रेजों के जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। 1960 और 80 के दशक के बीच जब हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसने जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हाँ, जो बीजों का पूरा ढांचा ही बदल गया। हम सबने इतिहास की किताबों में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और उनकी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बोने गेहूं के बीजों जैसे नॉरेन गेन के बारे में पढ़ा है। हमें बताया गया कि इसने देश को भुखमरी से बचाया। लेकिन डॉक्टर सिंह का शोध इसके पीछे की जो साइंटिफिक हकीकत बताता है, वो काफी डराने वाली है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि उपज बढ़ाने के चक्कर में हमने प्रकृति के डिजाइन के साथ कितनी बड़ी छेड़छाड़ की। क्या हुआ था इन नए बीजों के साथ? इन नए बोने बीजों का सबसे बड़ा डिफेक्ट इनकी जड़ें थीं। पारंपरिक फसलों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती थीं और वहां से मिनरल्स खींच लाती थीं। लेकिन इन नए बीजों की जड़ें बहुत उथली यानी शैलो थीं। हो, तो वो गहराई से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकती थीं? बिल्कुल। अब क्योंकि जड़ें नीचे तक नहीं जा सकती थीं, इसलिए इन्हें ऊपर से भारी मात्रा में सिंथेटिक खाद देनी पड़ी। और ये हाइब्रिड फसलें प्राकृतिक रूप से कीड़ों से लड़ने में सक्षम नहीं थीं, तो इन्हें जिंदा रखने के लिए खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव शुरू हो गया। और यही कीटनाशक आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। लैटिन भाषा में एक शब्द है केडेरे, जिसका मतलब होता है मारना, जहां से ये पेस्टिसाइड शब्द आया है। मारने वाली चीज। हाँ, और ये रसायन सिर्फ उन कीड़ों को नहीं मार रहे हैं जो पत्तियों को खाते हैं। जब ये मिट्टी में जाते हैं तो ये मिट्टी के उस पूरे फंगल और बैक्टीरियल नेटवर्क को नष्ट कर देते हैं जो जमीन को जिंदा रखता है। और जब यही रसायन भोजन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? ये एक तरह के एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं और हमारे गट माइक्रोबायोम को तबाह कर देते हैं। हमारे शरीर के वे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। शोध में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये मिट्टी और आंतों का माइक्रोबायोम नष्ट होना ही पार्किंसंस, हार्मोनल डिसऑर्डर और कैंसर जैसी बीमारियों के ग्राफ को इतनी तेजी से ऊपर ले जा रहा है। और समस्या सिर्फ कीटनाशकों तक सीमित नहीं है। खुद उस आधुनिक गेहूं के दाने की बायोकेमिस्ट्री भी पूरी तरह बदल चुकी है। वो कैसे? शोध में मशहूर अमेरिकी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विलियम डेविस की किताब व्हीट बेली का जो संदर्भ दिया गया है, वो बहुत कुछ साफ कर देता है। डॉक्टर डेविस के क्लिनिकल डेटा के अनुसार आज का ये मॉडर्न गेहूं एक तरह का आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। इस नए अनाज में एमाइलोपेक्टिन ए नाम का एक कंपाउंड बन गया है। एमाइलोपेक्टिन ए? हाँ, ये कंपाउंड इतनी तेजी से टूटता है कि ये साधारण चीनी से भी ज्यादा तेज स्पीड से ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। एक मिनट, चीनी से भी ज्यादा तेज? बिल्कुल। और इसका जो नया ग्लूटेन है वो इतना जिद्दी है कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे पूरी तरह तोड़ ही नहीं पाते। तो फिर वो अधपचा ग्लूटेन शरीर में करता क्या है?
इसका नतीजा ये होता है कि ये अधपचा ग्लूटेन हमारी आंतों की लाइनिंग को डैमेज करता है और वहां से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शुरू होती है। और ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ पेट तक नहीं रहती है ना, यहीं पर गट ब्रेन एक्सिस का रोल आता है। इसे ऐसे समझें कि हमारी आंतों और हमारे दिमाग के बीच एक डायरेक्ट टेलीफोन लाइन है। बहुत सही उदाहरण है। अगर आंतों में डैमेज या सूजन हो रही है तो उस टेलीफोन लाइन के जरिए दिमाग को लगातार एक स्ट्रेस और खतरे का सिग्नल जाता रहता है। इसी वजह से कई बार लोग फिजिकली फिट दिखने के बावजूद ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी या लगातार थकान महसूस करते हैं। ये सब उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का नतीजा है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतिहास ने हमारी थाली बदल दी, कॉर्पोरेट लालच ने हमारे अनाज का डीएनए बदल दिया, लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल हार्डवेयर है वो तो हजारों सालों से आज भी वही है। ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर और एंशिएंट हार्डवेयर का जो क्लैश है, इसे हम ठीक कैसे करें? यहीं पर हमारे स्रोत का दूसरा और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा नेचुरोपैथी बुकलेट सीन में आता है। जो बहुत ही शानदार तरीके से समाधान बताता है। ये बुकलेट दवाइयों से लक्षणों को दबाने की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि शरीर खुद को हील कैसे करता है। और इसका सबसे बड़ा उसूल है सही खाना, सही मात्रा में, और सबसे जरूरी सही समय पर खाना। सही समय पर खाना। और उस सही समय के विज्ञान को समझने के लिए हमें अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम को समझना होगा। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इसे 3 बायोलॉजिकल फेज में बांटा गया है: कफ, पित्त और वात। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर एक मशीन है जो 24 घंटे एक ही स्पीड से काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। पहला फेज शुरू होता है शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, जिसे कफ का समय कहा जाता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, शरीर के अंदर भी चीजें शांत और धीमी होने लगती हैं। मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, क्योंकि शरीर अब एक्टिविटी से हटकर आराम के मोड में जा रहा है। और ऐसे में अगर रात को 9 या 10 बजे हैवी डिनर किया जाए तो वो खाना पचता नहीं है, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है। यही अगली सुबह की सुस्ती और बढ़ते वजन का सबसे बड़ा कारण है। मतलब रात को भारी खाना खाना लिटरली अपनी ही बायोलॉजी के खिलाफ जंग लड़ने जैसा है। एकदम सही। और इसके बाद रात 10 बजे से सुबह 2 बजे का जो फेज आता है, पित्त का समय, वो मुझे इस पूरी बुकलेट में सबसे माइंड ब्लोइंग लगा। हाँ, वो रिपेयरिंग वाला फेज। हम सोचते हैं कि सोते समय शरीर बस शट डाउन हो जाता है, लेकिन असल में ये शरीर की मरम्मत और हीलिंग का सबसे एक्टिव और ताकतवर समय है। इस दौरान हमारा लिवर पूरी तरह से डिटॉक्स मोड में होता है, सेलुलर रिपेयर हो रहा होता है, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम रात को 11 बजे तक जाग रहे हैं या देर रात खाए गए उस भारी डिनर को पचाने में शरीर की सारी एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो डीप हीलिंग वाला प्रोसेस कभी शुरू ही नहीं हो पाता। यही वजह है कि सही समय पर सोना किसी भी महंगी दवाई से ज्यादा असरदार है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा फेज, सुबह 2 बजे से 6 बजे तक का वात का समय। ये शरीर का एलिमिनेशन या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का फेज है। सुबह 6 बजे से पहले उठने का जो नियम हमारी पुरानी पीढ़ियां मानती थीं, उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान था। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर और शरीर में हार्मोन्स का फ्लो ऐसा होता है कि उठते ही मेंटल क्लैरिटी मिलती है। बुकलेट में एक बड़ी अच्छी लाइन है, विन द मॉर्निंग विन द डे। अगर सुबह शरीर के एलिमिनेशन प्रोसेस को सही से सपोर्ट किया जाए तो पूरा दिन एक अलग ही एनर्जी के साथ गुजरता है। और इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से डाइट का जो पुराना नियम है, नाश्ता संत की तरह, लंच राजा की तरह और डिनर फकीर की तरह, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। और रात का खाना सूर्यास्त से पहले या कम से कम सोने से 3-4 घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए। चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। इस बुकलेट में जो मॉर्निंग रूटीन या दिनचर्या बताई गई है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। जैसे सुबह उठते ही चाय के कैफीन से नर्वस सिस्टम को झटका देने के बजाय अपने मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे जगाने की बात कही गई है। सबसे पहले शांत बैठकर एक ग्लास हल्का गर्म या कोसा पानी पीना, और उसके बाद वो हर्बल ड्रिंक। इसके लिए कोई खास शॉपिंग नहीं करनी पड़ती, बस किचन में मौजूद कुछ बेसिक मसाले जैसे 150 मिलीलीटर पानी में 1 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग, 4 काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ। इसे 4 मिनट उबालकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक काढ़ा सा बना लेना है। ये कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मसाले हमारी पाचन अग्नि को जगाते हैं, गट में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और रात भर के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। और सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन के बाकी खाने को लेकर भी जो अप्रोच है वो पूरी तरह से एंजाइम्स के विज्ञान पर आधारित है। जैसे बुकलेट सुझाव देती है कि दोपहर 12 बजे से पहले
शरीर के वजन और पाचन के हिसाब से 4 तरह के मौसमी फल खाने चाहिए, और वो भी साबुत फल, जूस नहीं। जूस क्यों नहीं? क्योंकि जूस निकालने से फाइबर छिन जाता है और वो बस एक शुगर सिरप बन जाता है। साबुत फल खाने से फ्रुक्टोज धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है। समझ गया। इसके बाद लंच से 30 मिनट पहले 4 तरह की कच्ची सब्जियों का सलाद खाने पर बहुत जोर दिया गया है। इसके पीछे की साइंस ये है कि कच्ची सब्जियों में बहुत सारे प्राकृतिक एंजाइम्स होते हैं। तो जब ये एंजाइम्स हमारे पेट में जाते हैं तो ये हमारे स्टमक एसिड को प्राइमर की तरह तैयार कर देते हैं, जिससे इसके बाद आने वाला पका हुआ खाना बहुत आसानी से और पूरी तरह से पच जाता है। बिल्कुल सटीक। और मेन कोर्स में वापसी होती है हमारे उसी पुराने सुपरफूड की, मिलेट्स की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। हाँ, पकाने का तरीका। आप मिलेट्स को सीधे गेहूं या चावल की तरह नहीं पका सकते। बुकलेट में बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि इन्हें पकाने से पहले 2.5 गुना पानी में कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगोना अनिवार्य है। ये सिर्फ पकाने की एक टेक्निक नहीं है। मिलेट्स के ऊपर प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक करते हैं। भिगोने से वो ब्लॉकर्स या एंटी न्यूट्रिएंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और अनाज के अंदर का सारा पोषण हमारे शरीर के लिए उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। भिगोने से फर्मेंटेशन का एक बहुत ही हल्का प्रोसेस भी शुरू होता है, जो उन्हें पचने में आसान बनाता है। और एक और जरूरी नियम है वैरायटी, रोटेशन। हाँ, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि पुराने दौर में बायोडाइवर्सिटी थी, उसी तरह थाली में भी डाइवर्सिटी लानी होगी। हर 2 दिन में अपना मिलेट बदलना चाहिए। कभी लिटिल मिलेट खा लिया, कभी कोदो, कभी फॉक्सटेल, बार्नयार्ड या ब्राउन टॉप। क्योंकि हर मिलेट की अपनी एक अलग न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होती है। कोई नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है तो कोई हड्डियों के लिए। अगर इन्हें रोटेट करते रहेंगे तो शरीर को किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। और रात के डिनर के लिए रूल बिल्कुल सिंपल है। ऐसा कुछ भी ना खाएं जो आपके सिस्टम पर भारी पड़े, जैसे फूलगोभी, राजमा, सफ़ेद छोले या बेसन जैसी चीज़ें। ये पचने में बहुत वक्त लेती हैं और गैस बनाती हैं। इन्हें रात के खाने से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। रात का खाना जितना हल्का होगा, अगली सुबह उतनी ही एनर्जेटिक होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? जब हम इस पूरी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। हमने ये जाना कि कैसे विदेशी ताकतों ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हमारी थाली और हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी राज किया। उन्होंने प्रकृति के नियमों से दूर कर दिया हमें। लेकिन आज हमारे पास अपनी उस पुरानी बुद्धिमत्ता की ओर वापस लौटने का विकल्प मौजूद है। और ये वापसी किसी चमत्कारी गोली या किसी बहुत महंगे डाइट प्लान से नहीं होने वाली। ये वापसी होगी उन छोटे छोटे रोजमर्रा के अनुशासनों से। सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, अपने शरीर की क्लॉक का सम्मान करना और उन देसी बीजों को वापस अपनी थाली में लाना जो हमारी इस जमीन और हमारे शरीर के लिए ही बने हैं। क्लिनिकल नेचुरोपैथी का पूरा आधार ही यही है कि अगर सही माहौल दिया जाए तो शरीर के अंदर खुद को पूरी तरह से हील करने की अद्भुत क्षमता है। 100% सहमत हूं। ये चर्चा सिर्फ कुछ फैक्ट्स के बारे में नहीं थी, ये एक तरह का पावर शिफ्ट था। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे? जरूर। आज हमने ये सीखा कि आज के दौर में जिसे नॉर्मल लाइफ माना जाता है, चाहे वो सुबह उठते ही चाय की तलब हो, हर मील में रिफाइंड गेहूं खाना हो या रात को 11 बजे डिनर करना हो, वो असल में हमारी कोई बायोलॉजिकल जरूरत है ही नहीं। वो बस पिछले 200 वर्षों की हिस्टोरिकल हैकिंग और आर्थिक ताकतों का नतीजा है, जिसे एक आदत मान लिया गया है। एक थोपी हुई आदत। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद जरा सोचने वाली बात है, हमारे आज के इस मॉडर्न कंफर्टेबल लगने वाले जीवन में ऐसे और कितने नॉर्मल व्यवहार या आदतें होंगी जिन्हें बिना कोई सवाल किए बस रोज दोहराया जा रहा है, लेकिन जो असल में हमारे इंसानी शरीर के प्राकृतिक डिजाइन के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली चर्चा में। और अंत में एक जरूरी बात, यह चर्चा केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। किसी भी दवा या सप्लीमेंट को शुरू करने, बदलने या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। नियमित निगरानी और पेशेवर मार्गदर्शन ही सुरक्षित रिकवरी की